वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों मैट्रिसेस चैप्टर 3 है जो आपकी क्लास 12 की बुक से NCERT 2023-24 उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों 7 to 11। अप टू क्वेश्चन 6 के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है आपकी, एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस कर रहा है थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो थ्री प्रोडक्ट्स को 2 मार्केट्स में सेल कर रहा है। ठीक है, और एनुअल सेल क्या है उसकी, देखो फर्स्ट मार्केट में एक्स प्रोडक्ट की सेल इतनी है, मतलब इतनी यूनिट्स आपकी सेल हो रही हैं, वाई प्रोडक्ट की इतनी यूनिट सेल हो रही हैं और जेड प्रोडक्ट की इतनी यूनिट सेल हो रही हैं फर्स्ट मार्केट के अंदर। सिमिलरली एक्स प्रोडक्ट की इतनी यूनिट सेल हो रही हैं सेकंड मार्केट के अंदर, वाई प्रोडक्ट की इतनी यूनिट सेल हो रही हैं और थर्ड प्रोडक्ट जेड प्रोडक्ट की इतनी यूनिट सेल हो रही हैं मार्केट 2 के अंदर। ठीक है, और जो एक्स आपका प्रोडक्ट है, जो एक्स प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है 2.50, वाई प्रोडक्ट का एक वाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है आपका 1.50 और जेड प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है, एक जेड प्रोडक्ट का सेल प्राइस आपका 1 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, दोनों मार्केट में आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मार्केट 1 के लिए है, फर्स्ट रो क्या है मार्केट 1 के लिए है 10,000, फिर है आपकी 2,000, फिर है आपकी 18,000। ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। फिर सेकंड मार्केट में है आपका 6,000, एक्स प्रोडक्ट की 6,000 यूनिट सेल हो रही हैं, वाई प्रोडक्ट की 20,000 यूनिट सेल हो रही हैं और जेड प्रोडक्ट की 8,000 यूनिट सेल हो रही हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स है, 2/3। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसके अंदर आपका ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यानी कि 3 हमें रोज़ बनानी है एक्स वाई जेड, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, उसका सेल प्राइस आएगा। एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा, उसका सेल प्राइस आएगा। तो देखो एक्स का सेल प्राइस क्या है पर यूनिट 2.50, वाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है 1.50 और जेड प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है 1.00। तो ये इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम, तो इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू मीन्स कि मार्केट 1 में टोटल सेल कितने की हुई है और मार्केट 2 में टोटल सेल कितने की हुई है। टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल कितने की हुई है, मार्केट 1 में कितने की हुई है और मार्केट 2 में कितने की हुई है। ठीक है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेफ़्ट साइड पे। मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम मेथड से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के, तो देखो कितना आ जाएगा, 10,000 को 2.50 से, तो आपके हो गए ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें से 4 जीरो 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपका। प्लस फिर 2,000 को 1.50 से, तो 150, ये हो गया आपका 15 जीरो 30 और कितनी जीरो आएंगी, 3 और एक 4 जीरो हैं, तो हमें 2 लगानी है। ठीक है बच्चों, प्लस 18,000 को 1 से, तो 18,000 ही रहेगा। फिर अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 25 6 जा 150। ठीक है, टोटल आपकी 4 जीरो हैं तो 2 जीरो हट जाएंगी, ये आ गया आपका। प्लस 20,000 को 150 से 1.50 से, तो ये आएगा 30 और इसमें जीरो है आपकी 4 और एक 5,
4 और एक 5 जीरो हैं तो 3 जीरो लगाने हैं हमें, प्लस ये 8000। ठीक है, इस तरह से बन गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जब सेकंड रो को करेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट आएगा बच्चों। जब सेकंड रो को कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो जो ये वाला एलिमेंट लिखा है वो आपको इसके नीचे लिखना है, सेकंड रो में लिखना है, सेकंड कॉलम में नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो ये वाला एलिमेंट लिखा है सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो में आएगा, नोट इन द कॉलम, कॉलम में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इसको अगर आप प्लस कर लोगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ मैं, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, इन ईच मार्केट। देखो प्लस करते हैं, आपकी ये वाली आई थी 25,000 और 3,000 28 और 18, 28 और 18 कितना हो गया आपका 46। तो 46 आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका 15,000 30,000 45,000 45 और 8 53,000। ठीक है, ये आ गया आपका 46,000 और ये आ गया आपका 53,000। ठीक है, तो 46,000 है वो आपका मार्केट। क्लियर। तो मार्केट 1 का रेवेन्यू कितना आ गया आपका, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1, ये आ गया आपका 46,000, और टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 ये आ गया आपका 53,000 रुपीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले आएगा रुपीज़ आपका। अब है आपका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है बच्चों, देखो यूनिट कॉस्ट, यूनिट का मीन मतलब आपका कि पर पीस। ठीक है, एक पीस की कॉस्ट कितनी है आपकी, एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी पर पीस कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज़, वाई जो प्रोडक्ट है उसकी पर पीस कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज़, और जेड जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है पर पीस 50 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे को हम रुपीज़ में चेंज कर लेंगे तो 1/2 आ गया आपका। क्लियर। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो जो सेल प्राइस था वो था आपका पर प्रोडक्ट पर पीस 2.50 था एक्स प्रोडक्ट का। तो पहले हम पर पीस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट पर पीस ऑफ एक्स प्रोडक्ट, जो एक्स प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, देखो आपका था एक्स का सेल प्राइस था आपका 2.50 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, तो ये हो गया 2.50 माइनस 2, तो ये 0.50 आ गया आपका। ठीक है, इतने रुपीज़ आ गया आपका 0.50। ऐसी प्रॉफिट पर पीस ऑफ वाई प्रोडक्ट, उसका देखो आप सेल प्राइस है 1.50 और कॉस्ट प्राइस है आपका 1, तो ये हो गया 1.50 माइनस 1, तो ये भी 0.50 पैसे आ गया, इनकी 50 पैसे या 0.50 रुपीज़। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट पर पीस ऑफ जेड प्रोडक्ट। अब देखो जेड का सेल प्राइस कितना था आपका 1 था और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 50 पैसे, तो हो गया 1 रुपीज़ में से आपको 50 पैसे माइनस करने हैं। 50 पैसे यानी कि 0.50 रुपीज़, 50 पैसे को हमने रुपीज़ में चेंज कर लिया, तो ये भी आपका 0.50 रुपीज़।
ठीक है। तो हर पीस में आपको 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो पर पीस ग्रॉस प्रॉफिट है, आपको टोटल निकालना है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे जैसे आपको मार्केट ये गिवन है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। 10,000, 2,000, 18, 10,000, 2,000, 18,000 और ये है फिर आपका 6,000, फिर आपका 20,000 और फिर है आपका 8,000, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है ये मार्केट 1 के लिए है और जो सेकंड रो है वो मार्केट 2 के लिए है। और प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 0.50 पैसे आ रहा था हर में, जो मैंने इससे ऊपर वाली स्लाइड में निकाला है। इसमें सब में आपका 0.50 आ रहा है प्रॉफिट, एक्स प्रोडक्ट के लिए, वाई प्रोडक्ट के लिए और जेड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसका हमें कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर है आपका 2/3, तो इसका होना चाहिए आपका 3/1 हो गया ये, मतलब कि ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। इसमें इसमें आपके 3 कॉलम्स हैं तो इसमें भी आपके 3 रोज होनी चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा देखो 10,000 को करेंगे 50 से तो ये 50 आ गया। और कितनी जीरो आ जाएंगी देखो 4 जीरो है तो हमें 2 जीरो लगानी है, क्योंकि 2 जीरो आपकी डेसिमल से हट जाएंगी। प्लस अभी फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो बीच में प्लस आएगा आपका 2,000 को 50 से करेंगे तो 52 ज़ा हो गया आपका 100 और ये 3 जीरो है तो 3 की आपकी 1 जीरो लगेगी। प्लस 18 को करेंगे हम 50 से, 18 को 5 से कर लेते हैं, 18 5 से 90 और 3 और 1 4 जीरो हैं, 4 में से 2 लगेंगी आपकी, ठीक है। अब सेकंड रो को करेंगे हम इसी फर्स्ट कॉलम से, तो आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। 6,000 को करेंगे 50 से तो 6 5 से 30 और 4 जीरो में से आपकी 2 जीरो लगेंगी। प्लस 20,000 को करेंगे 50 से तो 2 5 से 10 और 4 जीरो ये हैं और एक 5 में से 3 लगेंगी। प्लस 8 को करेंगे 5 से 40 और 3 और 4 जीरो हैं, 4 में से 2 जीरो लगेंगी। तो ये आ जाएगा आपका 5,000 प्लस 1,000 6 और 9 15,000, यानी कि मार्केट 1 में जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो 15,000 का हुआ है। और ये हो गया 10 और 3 13,000 और 13 और 4 17,000, ठीक है। तो मार्केट 2 में प्रॉफिट कितने का हुआ है 17,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको, क्लियर। तो ये मार्केट 1 का आया आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मार्केट 1 का प्रॉफिट है और ये वाला है आपका मार्केट 2 का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मार्केट 1 का प्रॉफिट हो गया 15,000, मार्केट 2 का प्रॉफिट हो गया 17,000। और जो ये आया था हमारा, ये था मार्केट 1 की सेल, ये मार्केट 1 की सेल थी, मार्केट 1 का रेवेन्यू था और ये था आपका मार्केट 2 का रेवेन्यू, क्लियर बच्चों। तो एक तो आपने मार्केट 1 का रेवेन्यू निकाला है, मार्केट 2 का रेवेन्यू निकाला है, वो फर्स्ट पार्ट में निकाला है ए पार्ट में, और सेकंड पार्ट में निकाला है बी पार्ट में आपने मार्केट 1 का प्रॉफिट और मार्केट 2 का प्रॉफिट, क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करते टाइम पे ध्यान रखना है और स्टेटमेंट अच्छे से समझ के ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है।
फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स को अगर हम एक्स मैट्रिक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो ये मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, और इसका है आपका जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो जो ये है आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, ये जो बीच का है, मान लो मैं इसका m इंटू एन ले लेती हूँ, इसका ऑर्डर ले लेती हूँ मैं m इंटू एन। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। तो देखो ये वाला एलिमेंट इसके से इक्वल होना चाहिए ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और जो ये वाला एलिमेंट है ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो लास्ट का तो 3 आपको गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, 2। तो जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 2/2। तो 2/2 की लेनी है, 2 रोज़ होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो लेट ये मैंने ले ली ABCD। ठीक है, 2 रोज़ हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो एक्स मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर देती हूँ और फिर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाएगा। एक्स मैट्रिक्स हो गई आपकी ABCD, और ये थी आपकी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं लेफ़्ट साइड पे। पहले मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगी, तो ये हो गया 1A + 4B। फिर फर्स्ट रो को ही करूँगी सेकंड कॉलम से, तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे बच्चों आपके 2A + 5B। फिर फर्स्ट रो को करूँगी थर्ड कॉलम से, तो ये हो गया 3A + 6B। ऐसे ही अब सेकंड रो को करूँगी फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया C + 4D। फिर ये हो गया 2C + 5D। फिर हो गया 3C + 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हो। तो यहाँ से क्या आ गया, A + 4B -7 के इक्वल आ गया। ठीक है, 2A + 5B ये आ गया आपका -8 के इक्वल। 3A + 6B ये आ गया आपका -9 के इक्वल। ठीक है, तो इनमें से देखो ये तीनों इक्वेशन आपकी A एंड B में है, तो किन्हीं दो को सॉल्व करके आपका A और B का आंसर निकल जाएगा। ऐसे C + 4D आ गया आपका 2 के इक्वल, 2C + 5D ये आ गया 4 के इक्वल, 3C + 6G ये आ गया 6 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं 3C + 6D में से 3 कैंसिल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, C + 2D इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ, C + 2D और C + 4D। तो देखो सॉल्व करती हूँ मैं, आपको आया था A + 4B = -7 आया था, और एक था देखो यहाँ पे 3A + 6B = -9 था, तो यहाँ से आ गया A + 2B = -3। 3 कैंसिल कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, A + 2B = -3, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 2B = -4। ठीक है, तो B की वैल्यू -2 आ गई। अब मैं B की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ इसमें, तो ये हो गया आपका A - 4 = -3, तो A की वैल्यू यहाँ से -3 + 4, A की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, फिर था आपका C + 4D = 2 था, और एक आया था 3C + 6D = 6। तो यहाँ से 3 कैंसिल करके यहाँ लिख देती हूँ, C + 2D = यहाँ से क्या आ गया 2। अभी साइन चेंज करें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी 0 आ जाएगी।
तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब D की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूँगी इसमें, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी आपकी। तो X मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, X मैट्रिक्स बन गई ABCD था ना, तो A की वैल्यू आई आपकी 1, B की -2, C की 2 और D की 0। ठीक है बच्चों, तो X मैट्रिक्स आपकी ये आ गई। क्लियर, तो ये आंसर हो गया आपका। तो आपकी 6 इक्वेशन आई है, 6 में से आप कोई भी 4 सोल्व कर लो तो 4 वेरिएबल्स की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये 6 इक्वेशन आई, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है लेकिन आपको 4 ही ज़रूरत है। शुरू की जो 3 है ऊपर फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो की, उनमें से किन्हीं 2 को सॉल्व कर लो। ऐसे जो सेकंड रो है, लास्ट वाली रो है, उनमें से किन्हीं 2 को सॉल्व कर लो तो आपकी चारों की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बस जो एक्स मैट्रिक्स है आपका, उसका ऑर्डर आपको 2/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर आपको ध्यान से लिखना है। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें चूज द करेक्ट आंसर। ए मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है सच दैट A² इज इक्वल टू I। तो ए मैट्रिक्स है आपका अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। A² निकालो बच्चों यहाँ से, तो मैं A² क्या होगा A इंटू A, तो इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेती हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करो इसको रो बाय कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब फर्स्ट रो को करूँगी सेकंड कॉलम से, तो क्या अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर सेकंड रो को करूँगी फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो गामा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो एलिमेंट आपका 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, तो क्या रह गया आपका A² क्या बन जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा 0, ये 0 हो गया आपका। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा था बच्चों, ये था आपका बीटा गामा। और ये भी आपका आया है बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखो आपको A² मैट्रिक्स किसके इक्वल गिवन है, I के इक्वल गिवन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देखो A² आपको I के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं I के इक्वल रख देती हूँ। तो I के इक्वल रखूँगी तो देखो बच्चों ये 2/2 ऑर्डर की है, तो इसका ऑर्डर भी आपको 2/2 ही रखना पड़ेगा। I क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 2/2 है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो यहाँ से ये आ गया, इसको कंपेयर करोगे और इसको करोगे ये 1 आ गया। ये तो 0 0 है ही, और ये वाला भी सेम ही है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया आपका। तो क्या प्रूव करना था बच्चों आपको, सारी टर्म आपको लेफ़्ट साइड पे लेके आनी है। तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट आ गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1। तो देखो कौन सी ऑप्शन ठीक है आपकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें से मैं माइनस साइन और कॉमन ले लेती हूँ, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर देती हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर में आपको इस फॉर्म में आंसर गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये वाली ऑप्शन नहीं थी तो इसलिए मैंने माइनस साइन कैंसिल कर दिया। तो ये देखो किस में आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1। तो सी ऑप्शन आपकी राइट है। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन आपकी राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ़ द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक मतलब कि ए डैश आपका एक के इक्वल आ रहा है, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश आपका -1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है, चारों में से आपको एक आंसर बताना है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है बच्चों, जैसे मान लो अगर ए को मैंने कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, जैसे 1 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। या मान लो अपने 1 नहीं लिया, कुछ और ले लिया, 4 ले लिया। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो हों और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया तो देखो ट्रांसपोज आपका इसके इक्वल ही आ गया, दोनों इक्वल आ गए आपके। लेकिन अगर मैं इसका, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक तो हो गई, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती, जब आपका ए डैश आपका -1 के इक्वल आता। तो ये तो सिमेट्रिक की कंडीशन है और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, वो सिमेट्रिक तो है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक तो है, लेकिन वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। बी देखो, जीरो मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स मैंने जीरो मैट्रिक्स ली है, ए मान लो कोई जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0, किसी भी ऑर्डर की ले सकते हो आप। ये तो मैंने 2/2 की ले ली है, आप इस तरह से भी ले सकते हो, एक और इसमें बीच में इंसर्ट कर लो। ठीक है, 3/2 ऑर्डर की हो गई ये। इसका आप ट्रांसपोज निकालो, ये सेम ही आएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है, 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ तो ये दोनों इक्वल आ गए। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ, ठीक है, माइनस लगा दूँ और माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये ऐसे बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो -1 के इक्वल भी हो गई। तो ए डैश आपका 1 के इक्वल भी आ रहा है और ए डैश आपका -1 के इक्वल भी आ रहा है। तो ये क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपका ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर भी है आपकी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाला, इस वाली मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो ये आपका ए के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाती हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये मैंने ले ली 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ, तो ये बन गया 1 2 3 4, तो ये तो दोनों इक्वल भी नहीं आए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपकी नॉट सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है, नॉर सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही आपकी ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर। तो आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये तो खाली आपकी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक भी, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी कि वो सिमेट्रिक हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये नॉट नेसेसरी है कि ये सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
ठीक है, एक पर्टिकुलर केस में ही हो सकता है ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और डी पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी पार्ट आपका सही आ गया, तो आंसर बी आपका राइट है। आंसर बी क्या है आपका? राइट है। हैंस ए इज़ जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जो है वो आपकी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। हैंस बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। बी ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है बच्चों, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक ही हो। किसी पर्टिकुलर केस में सिमेट्रिक हो सकती है और किसी पर्टिकुलर केस में ही वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ए क्यूब क्या बन जाएगा? ए क्यूब को मैंने ए स्क्वायर इंटू ए लिख लिया। ठीक है, ए स्क्वायर आपका ए है, ए इंटू ए स्क्वायर क्या है आपका? ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? फिर से ए के इक्वल है। ठीक है, तो ए क्यूब किसके इक्वल आ गया आपका? ए के इक्वल आ गया। ए स्क्वायर भी ए के इक्वल है और ए क्यूब भी ए के इक्वल है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई प्लस आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका होल क्यूब -7 है। तो यहाँ पे मैं होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर -7 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आई क्यूब आपका आई के इक्वल ही होता है। आई क्यूब आपका आई के इक्वल ही होता है। ए क्यूब आपका ए के इक्वल आया है, यहाँ से आई क्यूब आपका ए के इक्वल होता है। आई स्क्वायर भी आपका आई के इक्वल ही होता है, और ये ए हो गया 3i। ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है, यहाँ से -7 है। अब देखो ये हो गया आई प्लस ए प्लस 3i ए आपका आई ए आपका ए के इक्वल ही होता है। आई ए आपका ए के इक्वल ही होता है। ठीक है बच्चों, -7 है, तो ये हो गया आई प्लस 7a -7 है। ए प्लस 3a प्लस 3a क्या हो गया? 7 है, तो इससे ये कैंसिल होकर आपका आई आंसर बच गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? सी ऑप्शन राइट है। हैंस सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हैंस सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आपने कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज़ की है कि एक तो आई ए आपका ए होता है, ए आई निकालो वो भी ए होता है, आई स्क्वायर निकालो वो भी आई होता है, आई क्यूब निकालो वो भी आई होता है, ए स्क्वायर आपका ए गिवन है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? ए क्यूब भी क्या आ जाएगा? ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का आपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक इस वीडियो में करवाए हैं, और 11th क्वेश्चन ये आपको लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, थैंक यू।